किस तरह का कैंसर होता है या इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? Half of all females that present to us are breast cancers. Yeah. तो एक ब्रेस्ट में हो गया, दूसरे ब्रेस्ट में भी चांसेस जितनी ज़्यादा एज होती है उतना ज़्यादा कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, हर गिल्टी कैंसर नहीं होते और बल्कि मैक्सिमम गिल्टियाँ कैंसर नहीं होती। सो आज हम अक्टूबर के मंथ में हैं एंड आई फील दैट इफ इन अक्टूबर यू डोंट टॉक अबाउट ब्रेस्ट ये एंड यू डू नॉट टॉक अबाउट इट्स अवेयरनेस तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है ऑन द डिजीज़ इन इट्स ओन सेल्फ. सो टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर नुमान ज़हीर who is an oncologist. So Dr. Numan, we're here today because we wanted our population, our viewers to understand breast ये क्या है, क्यों है, कैसे होता है, and why do we need to now start celebrating a month about it? Why do we now need to not wait कि breast cancer हो तो हम उसके बारे में बात करें? हम जो है तकरीबन 4 क्लिनिक्स करता हूँ हफ्ते में और हर क्लिनिक में 20 से 25 मरीज़ होते हैं. सो एंड उसमें ख़वातीन के अंदर जो सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जाता है वो ब्रेस्ट कैंसर है. सो ब्रेस्ट कैंसर आई वुड से कि half of all females that present to us are breast cancers. Okay. So cancers इस वक्त अगर मैं आपसे सिंपल टर्म्स में पूछूं तो हाफ ऑफ फीमेल्स 50% ख़वातीन आती ही ब्रेस्ट कैंसर जो प्रेजेंट कर रही है तकरीबन हाफ ऑफ देम हैव ब्रेस्ट कैंसर. ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर किस्म ब्रेस्ट कैंसर वो स्टेजेस वो अलग होते हैं बट मोस्टली जो आने वाले में तकरीबन 100 में से 50 को ब्रेस्ट कैंसर होता है. यस. Till you also have been working on the research side of oncology. So क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? हाँ, सो पाकिस्तान में रिस्क फैक्टर्स की पहले बात कर लेते हैं. रिस्क फैक्टर्स जो अमूमन ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं वो या तो मॉडिफाइबल होते हैं या अनमॉडिफाइबल होते हैं. मॉडिफाइबल यानी जिसको आप चेंज कर सकते हैं, अनमॉडिफाइबल वो जिनको आप बदल नहीं सकते. अनमॉडिफाइबल में जैसे एज है वो आप बदल नहीं सकते, जेंडर आप बदल नहीं सकते, अपना जेनेटिक मेकअप या बदल नहीं सकते. मॉडिफाइबल में आपका डाइट, आपकी ओबेसिटी, आपकी और कुछ प्रैक्टिसेस यानी क्या आप बर्थ कंट्रोल पिल्स तो नहीं लेते या आपने कहीं एस्ट्रोजन ज़्यादा तो कहीं एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो नहीं करवाई या आपने ब्रेस्ट फीडिंग की नहीं की. सो आपने सबसे पहले एक फैक्टर मेंशन किया एज. सो कैन यू लेट मी नो कि एज किस तरीके से कैंसर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है? ये आम नॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो द ईजीएस्ट टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो जितनी ज़्यादा एज होती है उतना ज़्यादा कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. एंड फीमेल्स के अंदर हमारे पास जो ज़्यादा कैंसर्स आते हैं वो वही होते हैं जो यूजुअली 50 एंड अबव होते हैं. ठीक है. लेकिन हम इसी वजह से हमने जो एक कट ऑफ रखा हुआ है जिसपे मरीज़ों ने अप्रोच करना है, मरीजों ने जो स्क्रीनिंग करानी है वो एज 40 है. सो दैट्स पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस कि 40 की उम्र से ऊपर हर खातून अपना हर साल मैमोग्राम कराता है. ठीक है. एंड एज यू गो अलॉन्ग 50, 60, 70 ये वाली वो एजेस जहाँ पर ये शरह बढ़ती चली जाती है. 50 से नीचे अगर किसी मरीज को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है दैट पेशेंट क्वालिफाइज फॉर जेनेटिक टेस्टिंग. व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द मंथ जिस पे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाए अगर मैं एक औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से उससे आपसे पूछूं? एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि फिर वो कौन सी एबनॉर्मैलिटीज़ हैं जो उस औरत को देखनी चाहिए इन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम अभी हम कहते हैं कि हर महीने में एक दफ़ा किया जाए. यूजली हम इमीडिएटली जब साइकिल के जो ब्लीडिंग साइकिल है वो ख़त्म होता है उस वक्त हम कहते हैं कि उस वक्त कर लिया जाए, क्योंकि उससे पहले यूजुअली एक वक्त आता है जब ब्रेस्ट इंगॉर्ज हो जाते हैं, ब्रेस्ट जो है वो थोड़े दे बिकम नॉड्यूलर टेंडर होते हैं, तो वो एक अच्छा वक्त नहीं होता. यूजुअली साइकिल ख़त्म होने के बाद जो इमीडिएट वक्त है उस वक्त ब्रेस्ट टेंडर भी नहीं होते, चीज़ें बेहतर होती हैं और वो फिर एक पूरा चारों हिस्सों को एग्ज़ामिन करना, बगल के अंदर एग्ज़ामिन करना तो उसी की क्या चेंजेस होते हैं. चेंजेस में कोई लंप महसूस हो यानी कोई गिल्टी महसूस हो, निपल से कोई डिस्चार्ज महसूस हो, कोई ब्लीडिंग महसूस हो, कोई रेडनेस चीज़ जैसी कोई चीज़ हो, कोई स्किन की डिस्कलरेशन हो, कोई एक्जिला के अंदर आपको यानी बगल के अंदर कोई आपको नोड्यूल महसूस हो. तो ये तमाम चीज़ें
बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ जो पहले नहीं थी ठीक। अब आई, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको डिफरेंट लगी, या ऐसी कोई चीज़ जो दोनों ब्रेस्ट में मुख्तलिफ है, एक में अलग है दूसरे में नहीं है, दैट शुड अलर्ट यू, That should trigger you to go and talk to your Absolutely. physician. ऐसी खवातीन जिनकी फैमिली में बर्का जीन पॉजिटिव है, उनको क्या करना चाहिए अदर देन सेल्फ स्क्रीनिंग? इज देयर एनी वे कि उनको हार्मोन से दूर रहना है, OCB से दूर रहना है? क्या कैन दे हैव नॉर्मली हैव चिल्ड्रन? कैन दे कंसीव? शुड दे कंसीव? या सो अगर ब्राका जीन जो गाइडलाइंस कहती हैं कि एक पेशेंट है, हम अब इस वक्त पहले पेशेंट की बात कर लेते हैं, जी वक्त फिर फैमिली की बात करते बिल्कुल। हैं। तो पेशेंट अगर आया है ब्रेस्ट कैंसर के साथ आया है, ब्राका जीन है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हमारी अमूमन जो रिकमेंडेशन होती है वो ये है कि दीज पेशेंट्स नीड टू गेट बायलैटरल मेस्टेक्टमी, मिस्टेक्टमी यानी इनको अपने दोनों ब्रेस्ट्स रिमूव कराने की Surgery. ज़रूरत है। एक दफ़ा एक ब्रेस्ट में हो गया, दूसरे ब्रेस्ट में भी उससे में भी chances चांसेस है। और ऐसी ख़वातीन जो जिनको ब्राका होता है, ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क नहीं बढ़ता, इनमें ब्राका के साथ ओवेरियन कैंसर का, पेनक्रियाटिक कैंसर का, मर्दों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर का, ये सारे रिस्क बढ़ते हैं। सो इस वजह और कितना बढ़ते हैं, अगेन ओवेरियन कैंसर के चांस विद इन द लाइफ टाइम ऑफ अ फीमेल अबाउट 40% चांस ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर। तो इस वजह से हम रेकमेंड ये करते हैं कि अगर 40 से ऊपर है फीमेल या फैमिली कंप्लीट कर चुकी है, तो वो फिर अपनी ओवरीज भी निकलवा दे, सो दैट दे कैन हैव द बेस्ट पॉसिबल चांस ऑफ अवॉइडिंग दिस कैंसर इन द फ्यूचर। एंड द मेंटल पीस एज वेल इफ यू नो कि आपकी जीन है वो, ठीक। सो दिस इज द पेशेंट। दिस इज फैमिली के ये है कि पहले तो इंडेक्स पेशेंट जो है, यानी जो पेशेंट आया है उसका ब्राका टेस्ट होना चाहिए। ब्राका अगर उसका नेगेटिव आ जाता है फिर नोबडी एल्स नीड्स टू बी टेस्टेड, लेकिन अगर पेशेंट का ब्राका पॉजिटिव है तो फिर आपको फैमिली में हर मेंबर जो कि अफेक्टेड हो सकता है उसका ब्राका जीन टेस्ट करना है, बेटियां, इवन बेटे, बिकॉज लाइक आई सेड ये सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं है, मर्दों के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, मर्दों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, ये सब ब्राका से होते हैं। सो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, बहनें, इसी औरत की बहनें, बच्चे, दे ऑल नीड टू गेट टेस्टेड। और जिसका ब्राका पॉजिटिव है वो फिर एक एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग प्रोसेस, यानी मोर रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू फिर गुजरता है। और अगेन वही चीज़ें होती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो तो फ़ौरन करें, ब्रेस्ट कैंसर ना भी हो लेकिन दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ कीपिंग द ब्रेस्ट, वो लोग निकाल सकते हैं। एज यू मस्ट हैव हर्ड एंजेलिना जोली के बारे में सुना जी होगा, बिल्कुल, you know, so प्रोफाइलैक्टिकली उन्होंने करा ली। bilateral mastectomies, bilateral oophorectomies, and we know that she has all these adopted children. She doesn't have any family of her own. अब हम आ जाते हैं उन खवातीन पे जिनका कैंसर का रिस्क 40 या 50 प्लस में बढ़ रहा है। जी। सो आप मुझे बता सकते हैं किस तरह का कैंसर होता है या इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड इसके लिए क्या करना चाहिए अदर देन द मैमोग्राम दैट यू सेड के हर साल? Yeah. So this is the most important thing to know about yourself. क्या है to get to the person जो आपके लिए ये काम कर सकता है, जो आपको ले जा सकता है। अब तो खवातीन खुद भी माशाल्लाह बहुत एम्पावर्ड हो रही हैं, लेकिन उन खवातीन के लिए जिनके पास एक्सेस नहीं है उनके लिए तो बताएं, पहुँचें डॉक्टर के पास, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक दफ़ा पहुंच जाते हैं, एग्जामिनेशन करवाते हैं, किसके पास जाना है सबसे पहले सवाल ये होता है कि कहाँ जाए। तो भाई आप जाते तो सबसे पहले अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास, जो आपका डॉक्टर है, जो आप बोलते हैं ना मैं अपने इस डॉक्टर के पास जाता हूँ, आप उसी के पास जाते हैं। वो एग्जामिन करते उसको अगर लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहला वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजता, वो आपको भेजता है एक ब्रेस्ट सर्जन। और ब्रेस्ट सर्जन जो है वो एग्जामिन करती हैं, जो भी नोड्यूल महसूस हो उसको एवेलुएट करती है, उनको लगता है कि हाँ ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है, तो फिर वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट करती है। और यूजुअली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स विद अ मैमोग्राम, और अगर हमने हर साल एक मैमोग्राम कराया हो तो ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए, राइट। लेकिन ब्रेस्ट सर्जन फिर भेजेगा, मैमोग्राम करवाएगा, मैमोग्राम अल्ट्रासाउंड करवाने से अल्ट्रासाउंड कराएगा। बहुत हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, और बल्कि मैक्सिमम गिल्टियाँ कैंसर नहीं होती, तो उसका डर वहीं ख़त्म हो जाता है। सर्जन से आगे शायद बढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई ऐसा फैक्टर आता है जो उनको ये बता रहा है कि शायद ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो, तो वो फिर आपको रेफ़र करते हैं फॉर अ
बायोप्सी ठीक। बायोप्सी होती है एंड देन फिर they'll take it from there. Somebody has breast cancer. Can they become pregnant after treatment or during treatment? और क्या प्रेगनेंसी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक काइंड? प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं बिकॉज प्रेगनेंसी एक इतना कॉम्प्लिकेटेड एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. अल्लाह ताला का एक इट्स एन अमेजिंग थिंग जी। कि उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत होती हैं और उसमें अगर वी हैव सीन पीपल जिनका ब्रेस्ट कैंसर छोटा सा था लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो पता चला बिकॉज इट्स क्विकली Started increasing in size. So there is a possibility, yes, कि pregnancy does increase the rate of proliferation of breast cancer and possibly also कि किसी pregnancy related breast cancer हो. But क्या इसमें क्या can they get pregnant? Yes, they can get pregnant. Not during treatment, obviously. Treatment के अंदर first trimester में तो we tell them कि उनको बिल्कुल they have to practice family planning and onwards भी treatment पे depend करता है. So young females जो fertile हों and जो who want children उनके हम कुछ काम कर सकते हैं to get them to be able to get pregnant in the end. उसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम ऐसे पेशेंट्स को कुछ इंजेक्शंस देते हैं जो इनकी ओवरीज को सप्रेस कर देता है. तो ओवेरियन सप्रेशन हो जाती है. जब हम ट्रीटमेंट ख़त्म कर लेते हैं उस वक्त उस ओवेरियन सप्रेशन को हटा देते हैं. जब हटा देते हैं दैट इससे 15-20% चांस होता है कि द पेशेंट कैन गेट प्रेग्नेंट अगेन. एक और क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई असर होता है? Yes, If somebody so has breast cancer, can they breastfeed? breast cancer किसी को है they can breastfeed. Okay. They obviously we avoid the affected breast and in fact now that we are on the topic of breastfeeding, तो breastfeeding जो है वो एक protective factor है from breast cancer. एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है. ब्रेस्ट फीडिंग जो कराते हैं हम हमेशा सब हिस्ट्री में सवाल पूछते हैं कि आपने अपने बच्चों को दूध पिलाया और पिलाया तो क्या पूरे 2 साल पिलाया, बिकॉज उसमें यूजली वो एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट आ जाता है. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग कीमोथेरेपी भी हो सकती, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी नहीं हो सकती. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग हर्सेप्टिन थेरेपी नहीं हो सकती. ब्रेस्ट फीडिंग इवन ड्यूरिंग हार्मोन थेरेपी नहीं हो सकती. इसी तरीके से प्रेगनेंसी ड्यूरिंग हार्मोन थेरेपी नहीं हो सकती, हर्सेप्टिन में नहीं हो सकती. एंड बिल्कुल एंड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ कीमोथेरेपी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आप कीमो नहीं देते, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में आप कीमो दे सकते हैं. Thank you so much, Dr. Nawan. It was a very nice, fruitful session. And if there's anything you would like to say to the audiences other than this. Thank you, Dr. Vajia. Thank you for having me here today. मेरा मैसेज वही है जो मेरे भाइयों के लिए है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ द फीमेल्स इन योर लाइफ. मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ़ देयर हेल्थ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हर औरत जो 40 से ऊपर है, आई वुड प्लीज़ रिक्वेस्ट कि वो हर साल अपने एक मैमोग्राम ज़रूर कराएं. द अर्लियर वी आर एबल टू डायग्नोज दिस डिजीज़, उतनी जल्दी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, उतना मुकम्मल हम इसे ट्रीट कर सकते हैं. इंशाल्लाह वी कैन फाइट दिस टुगेदर. थैंक यू. Suji, thank you so much for joining us today. It was a very enlightening session for me as well. मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड ऑफ पब्लिक हेल्थ लाइन में.